Hello students, welcome again. Today we are going to solve the previous year questions of NLM and friction. इस चैप्टर से नीट एग्जामिनेशन में हर साल 0 से लेके 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं. देखा जाए तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर का रोल आपके बाकी फिजिक्स समझने में भी है. यानी अगर आपका NLM फ्रिक्शन अच्छा है तो आपको 12th क्लास के चैप्टर समझने में भी आसानी होती है और उसके फर्दर चैप्टर समझने में भी आसानी होती है. तो देखते हैं नीट यूजी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में. चलिए, इससे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने इसका PDF डाल दिया है. सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट डाउनलोड दैट PDF. पहले आप ट्राई करें और फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो सॉल्यूशन को रेफर करेंगे. सो दिस वुड बी योर जॉब. सो लेट्स सी कैसे क्वेश्चन आए थे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन AIPMT 2016. इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको कि अ 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड strikes a hard wall at the angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the same angle. If the ball is in contact with the wall for this time, then the average force acting on the wall. So guys, average force आपको निकालना है. तो आप जानते हैं कि जो F average होता है that is change in momentum upon change in time. अब आप बोलेंगे कि सर आपने dp by dt नहीं लिया. तो भाई dp by dt तो इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है. जब आपको एवरेज निकालना है तो आपको डेल यानी कि चेंज लेना पड़ेगा. सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एज 0.25. अब चेंज इन मोमेंटम आ जाए तो जीवन में खुशियां आ जाएगी. अब चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल आ रही है v स्पीड से. जब बॉल यहाँ v स्पीड से आई और यहाँ टकराई तो टकराने के बाद में सेम स्पीड से ये बॉल रिफ्लेक्ट हो रही है. तो आई v स्पीड से और ये रिफ्लेक्ट हुई है v स्पीड से, राइट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में बॉल का स्पीड इनिशियली था cos 30 डिग्री, v cos 30 डिग्री, और यहाँ भी v cos 30 डिग्री. यानी इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम में, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं हुआ. इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आप पाएंगे आती वक्त इसका मोमेंटम इस तरफ था और जाते वक्त इसका मोमेंटम जो बना है वो इस तरफ बना है. तो अगर आप यहाँ चेंज इन मोमेंटम देखेंगे बेटा, तो जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा दैट इज बेसिकली P फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल. अब P फाइनल कितना हो गया तुम्हारे पास में, यहाँ आ जाएगा mv साइन 30 डिग्री और P इनिशियल कितना था, सेम mv साइन 30 डिग्री. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो बन जाएगा 2mv साइन 30 डिग्री, यानी सिंपल ये बन गया तुम्हारा mv. तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज mv, यानी 0.5 इंटू 12. तो ये कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो आपके पास में आंसर बन गया 24 न्यूटन. सो दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2006. इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ पर्सन यूज्ड अ फोर्स F shown in the figure to move a load with constant velocity. He has to move the load with constant velocity on a given surface. Identify the correct surface profile. So guys, this is the force that person is applying. इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको इसको constant velocity से चलाना है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, यानी नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए. तो कौन सा पाथ ये चूज कर सकता है ताकि नेट फोर्स जो है 0 बने. तो आप अगर शुरुआत में देखें तो जो फोर्स है दैट इज पॉजिटिव और कांस्टेंट है. तो अगर आप यहां पर मान लेते हैं एक ब्लॉक को रखते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहां धरती माता के प्यार का एक कंपोनेंट लग जाएगा mg साइन थीटा, जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया. अब अगर ऐसा बन जाए कि ये वाला फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाए इसके, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. और ये इस पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से जा पाएगा, यानी विदाउट एनी एक्सेलरेशन जा पाएगा, यानी ये आंसर पॉसिबल है.
अगर इस वाले में अगर आप देखो तो जैसे ही फोर्स लगाओगे तो उसको काउंटर बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, यानी ये आंसर नहीं है। यहां देखो तो यहां पर भी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी बनती है, यानी ये भी अभी पॉसिबल है। यहां अगर आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि आप तो फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहां जो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट बनेगा दैट कंपोनेंट वुड बी वेरिएबल, जबकि हमारा फोर्स दिया हुआ है कांस्टेंट, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो फोर्स शुड बी वेरिएबल, जबकि कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अगले को एग्जामिन करते हैं। जब यहाँ आएगा ब्लॉक आपका या कोई भी पार्टिकल, ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरफ लगेगा ग्रेविटी का एक कंपोनेंट mg sin थीटा, और उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये mg sin थीटा कांस्टेंट है तो हम भी फोर्स तो कांस्टेंट ही तो लगा रहे हैं, तो ये वापस से बैलेंस हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन से, दिस वुड बी योर राइट आंसर। जबकि इस वाले को एग्जामिन करोगे तो आप क्या पाओगे कि आप तो फोर्स लगा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी आप तो फोर्स लगा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन इसका अपोजिंग एंड बैलेंसिंग फोर्स है ही नहीं, यानी यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सो योर राइट आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2009। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स acquires an acceleration this, then mass of the body must be, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो अगर यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, राइट। तो आपके पास में आ गया अंडर रूट ऑफ 200, यानी कि 10 रूट 2 न्यूटन, इतना फोर्स हुआ। और हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, यानी आपके पास बन जाएगा 10 रूट 2 डिवाइड बाई 1। सो आपके पास में 10 रूट 2 किलोग्राम इतना मास बॉडी का होना चाहिए। सो योर आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसलिए लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। क्लियर है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2009। इस क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि अ मैन ऑफ मास 490 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन एन एलिवेटर हुज केबल ब्रोक सडनली। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। इफ द एलिवेटर फॉल्स देन अपेरेंट वेट ऑफ द मैन। अब भैया एलिवेटर तो फॉल हो रहा है, राइट, और आपसे अपेरेंट वेट पूछा है। तो अगर आप ध्यान देखें तो यहां पर ये जो एलिवेटर होगा वो ग्रेविटी में फ्री फॉल करेगा। जब ये ग्रेविटी में फ्री फॉल करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैन है ये भी ग्रेविटी में फ्री फॉल कर रहा होगा, ठीक है। यानी ये मैन यहाँ पर वेटलेसनेस फील करेगा। जब ये वेटलेसनेस फील करेगा तो इसका जो अपेरेंट वेट हो जाएगा दैट वुड बी जीरो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2010. What is given in the question that a block of mass m is in contact with the card C as shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling. Right. So guys, in this question, this cart is moving with some acceleration alpha. नाउ यू नीड कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पर बना रहे, यहाँ से गिरे नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज ये गिरेगा क्यों। तो हम जानते हैं इसके ऊपर लगेगा धरती माता का प्यार mg, इसकी वजह से ये गिरने की कोशिश करेगा। तो इसको रोकेगा कौन? तो इसको रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए mg के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग बाय नेचर, और आपको ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि इसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एन, सो दिस शुड बी मोर देन इक्वल्स टू mg। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा कहाँ से? तो सूडो फोर्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मेन बॉडी यानी कि यहाँ पर काट
एक्सेलरेट करती हैं और उसके अंदर कोई दूसरी बॉडी रखी होती है और फिर उसकी मोशन की स्टडी करनी हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है सूडो फोर्स को अप्लाई करना। तो यहाँ सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन का रोल प्ले करेगा, जिसका वैल्यू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट n, यानी m इंटू एल्फा दैट इज मोर देन इक्वल्स टू mg। m से m कैंसिल आउट हो गया तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा मोर देन इक्वल्स टू g बाई म्यू, एंड दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2011। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 किलोग्राम, presses the button on the control panel, the lift starts moving upward with the acceleration of 1 meter per second square. G has this value. The tension in the supporting cable is, you need to find out the value of the tension. So situation is like this, कि there is a lift and this lift is moving upward with the acceleration of 1 meter per second square. There is a supporting cable and this cable has tension T. There is a person inside the lift and this person is of mass 60 kilogram and the lift has mass 940 kilogram. So here the total gravitational force would be 1000 into G. अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो this tension should be more than this. So the equation becomes T minus 1000 into G, यानी 10 is equals to the mass that is 1000 into acceleration that is 1. So finally we would have the value of tension as 11,000 Newton and this would be our answer. तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। Is it clear? Next question, this one was asked in AIPMT 2011. What is given in the question that a body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounce back with the same speed, the impulse experienced by the body. You need to find out the value of impulse, and you know that the impulse has value change in momentum. So you need to find out the change in momentum. So let's suppose there is a wall and a ball of mass m is moving with the speed v, strike this wall and then rebound with the same speed v. So its final momentum would be m into v. Initial momentum is minus m into v. So the change in momentum is equals to 2mv. So our answer would be the third option. Clear? Next question, this one was asked in NEET UG 2013. According to this question, the three blocks with mass m, 2m, 3m are connected by a string as shown in the figure. After upward force F is applied on the block of mass small m, the masses move upward with constant velocity. What is the net force on the block of mass 2m? See here, the system is moving with the constant velocity, hence its acceleration would be 0. If the acceleration is 0 of this system, it means this 2 kilogram block would also have 0 acceleration. And you need to find out the net force. And we know that net force is equals to the mass into acceleration. Since acceleration is 0, that's why the net force would also be 0. So this was a very interesting question. Clear, guys? This question was asked in AIPMT 2014. According to this question, a system consists of three masses m1, m2, m3 connected by a string passing over the pulley. The mass m1 hang freely, m2 and m3 are on a rough horizontal table with coefficient of friction mu. The pulley is frictionless and is of negligible mass. The downward acceleration of m1 would be all three masses are of equal magnitude, right? So let's suppose this is moving downward with the acceleration a. So this also both will go with the same acceleration a because this is a simplest machine.
जब ये ए एक्सेलरेशन जाएंगे तो यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा स्टूडेंट, जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एम जी के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एम जी के इक्वल। मैंने आपको बताया था जब भी सिंपलेस्ट सिस्टम हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये सिंपलेस्ट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी जैसे एडवुड मशीन हुई या फिर जब सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हुआ। तो यहाँ जो नेट फोर्स लगेगा वो तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ एम जी ही लग रहा है, तो एम जी ये, और यहाँ पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स यानी कि 2 टाइम ऑफ म्यू एम जी, ये बन जाएगा नेट फोर्स। ग्रेविटी की वजह से नीचे और ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स ये बन गया डिवाइड बाय टोटल मास यानी 3m। m से m सब जगह कैंसिल आउट हो गया, तो फिर आपका आंसर बन जाएगा g माइनस 2 म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय 3। अगर हम लोग g को बाहर ले लें तो 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3, so your answer would be this third option. Clear? This question was asked in AIPMT 2014. According to this question, the force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval 0 to 8 सेकेंड। तो आप देखिए आपको फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है dp बाई dt। इसका मतलब ये हुआ कि dp को फोर्स इंटू dt लिख सकते हैं, यानी ये जो ग्राफ का एरिया होगा दैट वुड शोज द चेंज इन मोमेंटम। तो आपको एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं a1। तो यहाँ जो टोटल मोमेंटम में चेंज आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ऊपर वाला ग्राफ का एरिया a1, नीचे वाले ग्राफ का एरिया a2 विद नेगेटिव साइन, और ऊपर वाले ग्राफ का एरिया a3। ये बन जाएगा आपके पास में। a1 निकालोगे तो ट्राइंगल है, 1/2 बेस यानी कि 2, हाइट यानी कि 6। नीचे वाला निकालोगे तो एक रेक्टेंगल है, तो इसका लेंथ है 2 और विड्थ है 3, तो 2 इंटू 3। a3 निकालोगे तो अगेन रेक्टेंगल है, तो लेंथ है 4 और विड्थ है इसकी 3, तो 4 इंटू 3। तो आपके पास में आ गया 6 माइनस 6 प्लस 12। So your answer would be change in momentum is 12 Newton into second. This would be your answer. This question was asked in AIPMT 2014. According to this question, a balloon of mass m is descending down with an acceleration a where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with the acceleration a? Assume the volume does not change। तो भाई बलून के साथ में क्या होता है, अगर आप इसको देखो तो ये फर्स्ट केस है, मान लेते हैं ये बलून है, इसके साथ में इसका मास है m, ठीक है। तो अब यहाँ क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, तो एक फोर्स तो लगेगा धरती माता का प्यार mg। अब यहाँ बलून में कुछ ना कुछ गैसेस होंगी, वो गैसेस यहाँ पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स जो लग रहा है दिस इज ड्यू टू द गैसेस इन द बलून, इनकी वजह से फोर्स लग रहा है। अब ये डाउनवर्ड जा रहा है विद द एक्सेलरेशन a, यानी नेट फोर्स यानी mg माइनस अप्लाइड ये गैसेस का फोर्स f, दिस शुड बी इक्वल्स टू m इंटू a। ये पहली सिचुएशन बन गई। अब मान लेते हैं कि सेम बलून से आपने क्या किया बेटा, एक मास m डैश को ड्रॉप कर दिया। जैसे मास m डैश को ड्रॉप करेंगे तो नीचे लगने वाला जो फोर्स होगा m माइनस m डैश इंटू जी, यानी नीचे लगने वाला फोर्स रिड्यूस हो गया, जबकि ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट वुड रिमेन f। तो ऊपर लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, नीचे वाला फोर्स रिड्यूस हो चुका है। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि बलून ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा किसी एक्सेलरेशन a से। तो यहाँ पर अब हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया, इसलिए लिखना पड़ेगा f माइनस ऑफ m माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू एक्सेलरेशन a। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इनको हमने ऐड कर दिया है।
तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब आपके पास में यहाँ से बचा mg, यहाँ से क्या बचा माइनस mg प्लस m डैश इंटू जी इज इक्वल्स टू ma, यहाँ से ma प्लस माइनस m डैश इंटू a। तो mg से mg भी स्वाहा हो गया। अब आपको m डैश निकालना है तो उसको लिख सकते हैं m डैश इंटू जी, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस a इज इक्वल्स टू 2ma, यानी हमारे पास में m डैश का जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज 2ma डिवाइडेड बाय g प्लस a। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड दिस वुड बी योर आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो बात सोचनी थी वो ये सोचनी थी कि ये बलून है और इस बलून में कुछ गैसेस हैं, तो गैसेस का एक फोर्स लगेगा जो कि इसको लिफ्ट करने का काम करता है। ये फोर्स जब भी लगेगा जब बलून नीचे जा रहा हो और तब भी लगेगा जब बलून ये ऊपर जा रहा हो, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो गैसेस की वजह से लग रहा है। क्लियर? Next question. This one was asked in AIPMT 2015. According to this question, a block of mass m1 rests on the horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. Right? So what is given in the question that there is a horizontal table and on this table there is a block A. This is a block and this block is A. ठीक है, a block of mass m1. This block has mass m1. Now this is passing through a string and that string is connected to a pulley and that pulley is connected at the end of the table. ठीक है, from its other end another block B of mass m2 is suspended. From this end we have suspended the another block m2 and this block is B. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. This one is mu k. When the block is sliding, block A is sliding on the table, then tension in the string. So हम जानते हैं कि if it is moving with some acceleration A, तो ये भी A acceleration से चलेगा। जब ये चलेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा दैट वुड बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन यानी m1 इंटू जी। यहाँ लग रहा होगा m2 इंटू जी। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स यानी हो गया है वो हो गया m2g माइनस म्यू के इंटू m1g। यानी सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जब इसका एक्सेलरेशन निकालोगे गाइज आप, तो आप क्या बोलने वाले हो एक्सेलरेशन निकालने पर कि आपके पास में कुछ ऐसा बनेगा। जब आपने एक्सेलरेशन को निकाला तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल्स टू द नेट फोर्स दैट इज m2g minus mu k into m1g divided by total mass, that one is m1 plus m2। ये हो गया आपके पास में एक्सेलरेशन। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मान लेते हैं यहाँ टेंशन T लग रहा है तो यहाँ पर भी टेंशन T लग रहा है। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि m2g माइनस टेंशन T is equals to m2 into acceleration a, यानी कि m2 into acceleration a यानी आपके पास क्या बन रहा है m2g minus mu k into m1g divided by m1 plus m2। ये वैल्यू आपके पास में आई। आपने तो निकालना है टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए टेंशन का वैल्यू आ जाएगा m2g माइनस ऑफ, इस पूरे को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जब पूरे को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा m2 स्क्वायर इंटू जी माइनस ऑफ म्यू के m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, m2 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप पास में आ जाएगा m1 m2 इंटू जी प्लस ऑफ m2 स्क्वायर इंटू जी माइनस ऑफ m2 स्क्वायर इंटू जी प्लस ऑफ म्यू के इंटू m1 m2 इंटू जी divided by the total mass that is m1 plus m2। तो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो m1 m2 को बाहर ले लेते हैं। जैसे ही m1 m2 को बाहर लेंगे तो m1 m2 तो बाहर आ गया, g भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यही टेंशन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने किया क्या बेटा, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर एक्सेलरेशन से हमने टेंशन निकाल लिया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर गया है।